जब कई अलग अलग एलियन जातियां एक साथ आईं और उन्होंने मिलकर एक बहुत शक्तिशाली सैनिक गठबंधन बनाया जिसे कवनेंट कहा गया। उनका मानना था कि हेलो नाम की एक रहस्यमयी अंगूठी उन्हें मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगी, लेकिन इंसानों को उनकी बात पर भरोसा नहीं था। इसी अविश्वास के चलते उन्होंने इंसानों को अपने देवताओं के खिलाफ समझा और पूरी मानव जाति को मिटाने की जंग शुरू कर दी। अब साल 2552 में मेड्रिगल नाम की एक इंसानी बस्ती के अंदर क्वान और उसके दोस्त जंगल में एक खास पौधा ढूंढने निकले। अचानक क्वान को कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो अपने दोस्तों से अलग होकर उस आवाज़ का पीछा करने लगी। कुछ ही देर में उसने देखा कि पास ही एक स्पेसक्राफ्ट उतरा हुआ है और एक गुफा के अंदर तेज़ रोशनी चमक रही है। ये देखकर क्वान डर गई और भागकर अपने दोस्तों को चेतावनी देने पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुश्मन पहले ही पहुंच चुका था। आसमान से आग बरसने लगी और एक एक करके उसके दोस्त मारे गए। सब अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला। क्वान किसी तरह छिप गई और एक फ्लेयर चलाकर पास के विद्रोहियों के कैंप को मैसेज दिया। कैंप के लोग तुरंत अपनी रक्षा की तैयारी में लग गए। क्वान भी पूरी ताकत से भागती हुई कैंप के अंदर पहुंच गई, बिल्कुल उस वक्त जब उसके दरवाजे बंद किए जा रहे थे। उसने अपने पिता को बताया कि हमला करने वाले आम सैनिक नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने क्वान को बाकी नागरिकों के साथ सुरक्षित जगह पर छिपने भेज दिया। थोड़ी ही देर में हमला शुरू हो गया। कैंप का मेन दरवाज़ा उड़ा दिया गया और कई भयंकर एलियंस अंदर घुस आए। इंसानों के हथियार उनके सामने लगभग बेकार साबित हुए। हर तरफ लोग मारे जा रहे थे। ये सब देखकर क्वान और ज़्यादा देर छिप नहीं पाई और अपने पिता को ढूंढने बाहर निकल आई। इसी फैसले ने उसकी जान बचा ली। कुछ पल बाद एक एलियन ने बंकर का दरवाज़ा खोला और अंदर मौजूद सब लोगों को मार दिया। इसी दौरान आसमान से एक स्पेसक्राफ्ट उतरा और उसमें से स्पार्टन्स आए। ये जेनेटिकली बदले गए सुपर सोल्जर्स हैं। उनकी तकनीक, उनका आर्मर और उनके हथियार एलियन से टक्कर लेने के लिए बनाए गए हैं। स्पार्टन्स ने आते ही जंग का रुख बदल दिया। क्वान धमाकों और गोलीबारी के बीच भागती रही। वो एक ट्रेलर में छिप गई, लेकिन एक एलियन ने उसे ढूंढ लिया। जैसे ही एलियन उस पर हमला करने वाला था, मास्टर चीफ ने दूर से एक सही निशाना लगाया और एलियन को मार गिराया। बाकी बचे एलियंस को स्पार्टन्स ने घेर लिया और मिलकर उनका काम तमाम कर दिया। जब क्वान अपने पिता के पास लौटने लगी, तब अचानक एक जख्मी एलियन जो अब तक जिंदा था उस पर टूट पड़ा। क्वान के पिता उसकी रक्षा के लिए बीच में आ गए, लेकिन एलियन ने अपनी एनर्जी ब्लेड से उन्हें मार दिया। मास्टर चीफ ने तुरंत हमला करके उस एलियन को भी खत्म कर दिया। अब क्वान अपने परिवार की अकेली बची हुई सदस्य थी। स्पार्टन्स फिर उस रहस्यमयी स्पेसक्राफ्ट को ढूंढने निकल पड़े। क्वान शोक में डूबी हुई थी, लेकिन जब उसने देखा कि अब उसके पास कोई नहीं बचा, तो उसने भी उनका पीछा करने का फैसला किया। स्पार्टन्स उस गुफा में पहुंचे जहां क्वान ने पहले रोशनी देखी थी। उन्हें पता नहीं था कि एक बचा हुआ एलियन चुपके से उनका पीछा कर रहा है। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि कवनेंट वहां किसी चीज की खुदाई कर रहा है। मास्टर चीफ को दीवार पर एक रहस्यमयी आर्टिफैक्ट मिला। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरी गुफा रोशनी से जगमगा उठी। अचानक उसके सामने एक दृश्य आया। उसने एक परिवार को पिकनिक मनाते देखा और एक सफ़ेद कुत्ता उनके आसपास दौड़ रहा था। उसी वक्त उसकी साथी स्पार्टन ने उसे उस चीज़ से अलग किया और वो दृश्य तुरंत गायब हो गया। तभी उनकी नज़र उस बचे हुए एलियन पर पड़ी। वे उसके पीछे भागे, लेकिन एलियन ने अपनी अदृश्य होने की तकनीक का इस्तेमाल किया और सबकी नज़रों से बचकर निकल गया। बाहर पहुंचते ही वो क्वान से टकराया, जिसकी वजह से क्वान बेहोश हो गई। एलियन अपने स्पेसक्राफ्ट तक पहुंचकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ यूएनएससी में डॉक्टर हॉल्सी ने एडमिरल पैगोस्की को मना लिया कि इस अवशेष की जांच की जानी चाहिए, लेकिन जाते वक्त एडमिरल ने देख लिया कि हॉल्सी एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसे रोकने का आदेश दिया गया था। उन्होंने उसे तुरंत बंद करने को कहा। हॉल्सी एक छुपे हुए कमरे में गई जहां एक कैप्सूल के अंदर एक अजीब शरीर पड़ा था। वो उसे नष्ट करने वाली थी, लेकिन आखिरी पल पर रुक गई। इसी बीच कवनेंट के हेडक्वार्टर्स में हायराक नाम का नेता मेकी से मिला। मेकी कवनेंट के बीच पली बढ़ी इकलौती इंसान है। उसी ने अवशेष की जगह पहले बताई थी। जब उसे पता चला कि कोई और भी उस अवशेष को एक्टिव कर सकता है, तो वो हैरान रह गई।
बाद में क्वान की आंख खुली और उसने खुद को स्पार्टन स्पेसक्राफ्ट में पाया। डॉक्टर मिरांडा का एक होलोग्राम उसके सामने आया। मिरांडा ने उससे कहा कि वो एक वीडियो रिकॉर्ड करे और सब मानवीय बस्तियों को कवनेंट के खतरे के बारे में बताए। मिरांडा चाहती थी कि इंसान आपस की लड़ाई भूलकर एकजुट हो जाएं, लेकिन क्वान ने साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि अगर उसकी बस्ती को आज़ादी मिलेगी तभी वो मदद करेगी। बाद में मास्टर चीफ ने क्वान को खाना दिया और बातचीत के दौरान एक सच सामने आया। क्वान की मां को सालों पहले मास्टर चीफ ने ही मारा था। ये बात सुनकर माहौल और तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच मास्टर चीफ को एक संदेश मिला जिसमें क्वान को मार देने का आदेश दिया गया था। ये सुनकर वो इतना परेशान हुआ कि उसने स्पेसक्राफ्ट के सुरक्षा कैमरा ही बंद कर दिए। यूएनएससी में एडमिरल पैरगॉस्की गुस्से से भर गईं। तब डॉक्टर हॉल्सी ने बताया कि उस अवशेष ने शायद मास्टर चीफ की पुरानी यादों को दोबारा जगा दिया है। हालात संभालने के लिए हॉल्सी ने स्पेसक्राफ्ट का ऑक्सीजन बंद कर दिया। क्वान को मारने के लिए ऑक्सीजन 0 कर दी गई, जबकि मास्टर चीफ के सूट में सिर्फ 40% ऑक्सीजन बची। फिर भी जॉन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने स्पेसक्राफ्ट के पैनल खोलकर क्वान की जान बचा ली। अब एडमिरल का सब्र टूट चुका था। उन्होंने आदेश दिया कि स्पेसक्राफ्ट नज़दीक आते ही उसे उड़ा दिया जाए। इसी दौरान क्वान को लगा कि उसे मारने की कोशिश जॉन ने की है। उसने बंदूक तान दी। उसका भरोसा जीतने के लिए मास्टर चीफ ने पहली बार अपना हेलमेट उतारा और अपना चेहरा दिखाया। उसने बताया कि उसका असली नाम जॉन है। अब क्वान उसके साथ मिलकर काम करने को तैयार हो गई। उसने स्पेसक्राफ्ट की एआई को गोली मार दी ताकि कंट्रोल मैनुअल हो जाए और जॉन उसे उड़ा सके। लेकिन तभी हमले की वजह से स्पेसक्राफ्ट ज़मीन पर गिर पड़ा। जब जॉन ने देखा कि सैनिक उन्हें घेरने वाले हैं तो उसने एक बार फिर अवशेष को छुआ। इस बार उसने अपने बचपन की यादें देखीं। उसने अपने परिवार को देखा और अपने छोटे रूप को उसी अवशेष का सिंबल बनाते देखा। अचानक अवशेष से एक शक्तिशाली एनर्जी निकली। पूरे बेस की बिजली बंद हो गई। सारे हथियार बेकार हो गए। लेकिन स्पेसक्राफ्ट को बहुत एनर्जी मिल गई। मौके का फायदा उठाकर जॉन और क्वान वहां से बच निकले। फिर कहानी 22 साल पहले की यादों में गई। उस वक्त जॉन ट्रेनिंग में था। एक रात वो चुपके से बाहर निकला और अपने दोस्त सोरेन से मिला। सोरेन हैरान रह गया जब जॉन ने उस पर बंदूक तान दी। जॉन ने कहा कि वह भागना नहीं चाहता और नियमों का पालन करना जरूरी है। लेकिन सोरेन ने जवाब दिया कि ये जगह बच्चों का दिमाग कंट्रोल करती है और उनके सपने छीन लेती है। उसने जॉन को याद दिलाया कि प्रयोगों के कारण उसका एक हाथ जा चुका है। आखिर में जॉन ने उसे 5 मिनट का मौका दिया और सोरेन वहां से निकल गया। वर्तमान में लौटकर क्वान ने स्पेसक्राफ्ट के आसपास चमकती हुई रोशनी देखी। जॉन ने समझाया कि ये स्लिप स्पेस यात्रा थी जिससे बहुत दूर की दूरी कुछ ही समय में तय की जा सकती थी। कुछ देर बाद वे एक बड़े एस्ट्रॉयड फील्ड के बीच पहुंच गए। जॉन ने अपनी तेज प्रतिक्रिया और कमाल की पायलट कला से हर एस्ट्रॉयड से बचाते हुए स्पेसक्राफ्ट निकाल लिया। एस्ट्रॉयड फील्ड के पार उन्हें एक गुप्त स्टेशन दिखाई दिया जिसका नाम था द रबल। ये ऐसी जगह है जो किसी कानून को नहीं मानती। जॉन को देखते ही वहां के लोगों ने तुरंत हथियार निकाल लिए और एक गाड़ी लगाकर उसका रास्ता रोक दिया। जॉन ने गाड़ी को बस हल्का सा एक तरफ कर दिया। उसी वक्त स्टेशन के नेता ने सबको अपने हथियार नीचे करने का आदेश दिया। ये और कोई नहीं बल्कि बड़ा हो चुका सोरेन था। उसने जॉन का स्वागत किया और बताया कि क्वान पर इनाम रखा जा चुका है। दूसरी तरफ यूएनएससी में एक खास बैठक बुलाई गई। सभी अधिकारी जॉन को ख़त्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर हॉल्सी ने पैरगॉस्की की इच्छा के खिलाफ जाकर अपना नया प्रोग्राम सामने रखा। इसका नाम है कॉर्टाना। हॉल्सी के मुताबिक ये ह्यूमन डेवलपमेंट का अगला चरण है। कॉर्टाना एक ऐसी एआई है जो स्पार्टन्स की सोच पर कंट्रोल पाकर उन्हें और ज़्यादा आज्ञाकारी बना सकती है। ऊपर से दबाव बढ़ रहा था तो पैरगॉस्की को भी न चाहते हुए मानना पड़ा। इसी दौरान मैड्रिगल पर विंशरग्राथ ने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। उसने क्वान के पिता से जुड़े सभी विद्रोहियों को मरवा दिया। जब एक ड्रोन उसके ऊपर से गुजरा तो उसने उसे भी गिरा दिया ताकि क्वान उस पर नजर न रख सके। बाद में जॉन और क्वान ने सोरेन को वो रहस्यमयी चीज दिखाई। सोरेन ने उसे छुआ लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तब सोरेन उन्हें रेथ नाम के एक आदमी के पास ले गया जिसे कवनेंट ने कैद करके रखा था।
जैसे ही रेथ ने उस वस्तु को देखा, उसने उसे पहचान लिया। उसने बताया कि ये कवनेंट के धर्म की बहुत ज़रूरी चीज़ है। कवनेंट पूरी गैलेक्सी में इसके और टुकड़े ढूंढ रहा है। रेथ ने भी उसे छुआ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसने बताया कि कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इस चीज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये कहकर उसने वो वस्तु जॉन की तरफ उछाल दी। जॉन ने उसे पकड़ा और तुरंत वो चमकने लगी। उसकी रोशनी एक विशाल रिंग का आकार लेने लगी और उसमें से एनर्जी की एक लहर निकली। उसी पल जॉन को एक और याद दिखाई दी। इस बार उसने अपनी माँ का मरा हुआ शरीर देखा। जब जॉन होश में आया, रेथ जोर से चिल्लाया, "ये रिंग हेलो है।" उसने बताया कि हेलो एक ऐसा सुपर वेपन है जिसे कवनेंट इंसानियत का अंत करने के लिए ढूंढ रहा है। रेथ का मानना था कि जॉन को इस वस्तु को नष्ट कर देना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी जान भी दे देनी चाहिए। ये सब सुनकर जॉन हिल गया। अब उसे लगा कि इस खतरनाक चीज़ से निपटने के लिए यूएनएससी की मदद ज़रूरी है। उसने सोरिन से क्वान का ध्यान रखने को कहा और खुद एक स्पेसक्राफ्ट लेकर निकल गया। बेस पर पहुंचते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उधर हॉल्सी उस रहस्यमयी वस्तु को स्टडी के लिए ले गई। फिर कहानी एक और पुरानी याद में गई। प्लैनेट ओवन पर लोग कचरे और पुराने सामान को इकट्ठा करके जीवन चलाते हैं। वहीं दो बच्चे छुपकर एक कहानी की किताब पढ़ रहे हैं। जब उन्होंने कहानी के पात्रों को एक दूसरे को चूमते देखा तो उन्होंने भी वैसा ही करने की कोशिश की, लेकिन तभी सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें देख लिया। वे दोनों बच्चों के पीछे भागे। लड़के को पकड़कर उन्होंने इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी मौत हो गई। फिर उन्होंने लड़की को भी सताना शुरू कर दिया, लेकिन उसी वक्त कवनेंट के एलियंस वहां आ गए। उन्होंने सुरक्षाकर्मी को धक्का दिया और उस लड़की को अपने साथ ले गए। पता चलता है कि ये छोटी लड़की आज के दिन की मेकी ही है। उसने कवनेंट के नेताओं को बताया कि अब वो खुद जॉन और उस वस्तु को ढूंढने निकलेगी। उधर हॉल्सी ने आखिरकार उस शरीर को जगाया जो उसने अपनी लैब में छुपा कर रखा था। वो असल में उसका अपना क्लोन है। दोनों ने कुछ देर बातचीत की ताकि हॉल्सी पक्का कर सके कि क्लोन का दिमाग ठीक काम कर रहा है। उसके बाद हॉल्सी जॉन को लैब में ले गई और उसे एक खास एक्सपेरिमेंट के लिए मना लिया। क्लोन की आंख में एक सुई डाली गई और उसका दिमाग निकाला गया। फिर उस दिमाग को जॉन के सिर में इम्प्लांट कर दिया गया। जैसे ही प्रक्रिया पूरी हुई, क्लोन को नष्ट कर दिया गया। कुछ देर बाद कॉर्टाना पहली बार एक होलोग्राम के रूप में सामने आई। अब उसका काम है धीरे धीरे जॉन के साथ पूरी तरह जुड़ना और उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता को और बेहतर बनाना। फिलहाल हॉल्सी ने उसकी पहुंच लिमिटेड रखी है, क्योंकि वो पहले उसका इस्तेमाल उस रहस्यमयी वस्तु को समझने के लिए करना चाहती है। जब जॉन की आंख खुली तो उसे अपने दिमाग में किसी और की आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर भी परीक्षण शुरू हुआ। जैसे ही जॉन ने उस चीज़ को छुआ, वो दोबारा से एक्टिवेट हो गई और उसने अपने बचपन की कुछ और यादें देखीं। लेकिन एक अजीब बात हुई, जब भी जॉन उन यादों में होता, कॉर्टाना उन्हें देख नहीं पाती थी। बाद में जॉन ने डेटाबेस में अपने अतीत से जुड़ी जगह ढूंढने की कोशिश की। कॉर्टाना उसकी मदद करती रही, लेकिन किसी भी नाम को देखकर उसे कोई एहसास नहीं हुआ। सिर्फ वही वस्तु है जो उसके अंदर कुछ जगाती है। तब कॉर्टाना ने उसे याद दिलाया कि उसका इमोशनल रेगुलेटर उसकी भावनाओं को दबाकर रखता है। ये सुनकर जॉन ने उसे निकालने का फैसला किया। जब कॉर्टाना ने हॉल्सी को चेतावनी देनी चाहिए, हॉल्सी ने मना कर दिया। उसने कहा कि कॉर्टाना जॉन की मदद करे ताकि वो उसे दोस्त समझे, जासूस नहीं। कॉर्टाना के निर्देशों पर जॉन ने छुरी की मदद से रेगुलेटर निकाल दिया। उसे पता नहीं था कि उसकी साथी स्पार्टन काई छुपकर ये सब देख रही है। रेगुलेटर हटने के बाद जॉन पहली बार सच्ची भावनाओं को महसूस करने लगा। वो बेस के बाहर निकला और दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने लगा। कला, लोग और आसपास की हर चीज़ अब उसे अलग लगने लगी थी। तभी उसकी नज़र एक कुत्ते पर पड़ी। उस कुत्ते ने उसे फिर उस रहस्यमयी वस्तु की याद दिला दी। वो तुरंत लौटकर उस वस्तु के पास गया और उसे फिर छुआ। अब उसने देखा कि बचपन में वो बार बार उस वस्तु का चित्र बनाया करता था। ये देखकर उसके पिता गुस्सा हो जाते थे। उसने एक दूसरी मिलती जुलती वस्तु का भी चित्र बनाया था। उसका कहना था कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यादों में उसके पिता ने उसे कुछ दबाने को कहा था। वर्तमान में लौटते ही जॉन उसे ढूंढने के लिए बेचैन हो गया।
उसे याद आया कि उसके ग्रह के आसपास बर्फ की रिंग जैसी स्ट्रक्चर थी। कॉर्टाना ने डेटाबेस खोजा और पता लगाया कि जॉन का जन्मग्रह एरिदन्स 2 है। ये ग्रह सालों पहले वीरान हो गया था जब एक वायरस पूरी आबादी में फैल गया। जब हॉल्सी को ये सब पता चला, जॉन ने उसे अपनी सारी यादें बता दी। दोनों ने मिलकर एरिदन्स 2 जाने का फैसला किया। इसी बीच एक पेट्रोल स्पेसक्राफ्ट ने देखा कि पास ही कवनेंट का एक स्पेसक्राफ्ट प्रकट हुआ है। सबको लगा कि हमला होने वाला है, लेकिन हैरानी की बात है कि उसने हमला नहीं किया। बातचीत हुई और एक घबराई हुई महिला ने मदद मांगी। उसने कहा कि कवनेंट ने उसके ग्रह पर हमला किया है और वो मुश्किल से बचकर निकली है। उसे बचाने के लिए सैनिकों की एक टीम उस स्पेसक्राफ्ट पर चढ़ी, लेकिन ये मेकी का बिछाया हुआ एक जाल था। उसने अजीब जीव छोड़ दिए जो तुरंत सैनिकों को मारने लगे। फिर मेकी ने उनके लीडर से कुछ पूछताछ की और जब उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया तो उसने अपने नाखून में छुपे हथियार से उसे मार डाला। उस स्पेसक्राफ्ट में उसे कोई काम की जानकारी नहीं मिली, इसलिए उसने मैड्रिगल जाने का फैसला किया। उधर रबल में क्वान ने खबरों में देखा कि विंशर उसके ग्रह पर पूरा कब्जा जमा रहा है। उसने सोरेन से उसे वापस ले चलने की विनती की, लेकिन सोरेन ने मना कर दिया। बाद में सोरेन ने क्वान को उसका स्पेसक्राफ्ट चुराते हुए पकड़ लिया। तब क्वान ने एक नई डील प्रपोज की। उसने कहा कि अगर सोरेन उसे मैड्रिगल ले गया तो वो उसे अपने परिवार की दौलत से अच्छी रकम देगी। सोरेन मान गया और दोनों सफ़र पर निकल पड़े। यूएनएससी बेस पर काई ने भी जॉन का रास्ता अपनाने का फैसला किया। उसने भी अपना इमोशनल रेगुलेटर निकाल दिया। अपने अंदर बदलाव महसूस करते ही उसने अपने बाल भी रंग लिए। कुछ समय बाद मिरांडा ने काई और बाकी स्पार्टन्स को बुलाया। हॉल्सी की गैर हाजिरी में वो वस्तु का परीक्षण करना चाहती थी, लेकिन चाहे कोई भी उसे छुए, कुछ नहीं हुआ। आखिरकार हॉल्सी और जॉन एरिदन्स 2 पहुंच गए। जॉन सीधा उस जगह गया जहां उसे कुछ दबाने की याद थी। उसने मिट्टी खोदी और एक डिब्बा निकाला। उस डिब्बे के अंदर उसके बचपन के चित्र रखे थे। फिर वो अपने पुराने घर के अंदर गया। उसने कॉर्टाना से कहा कि उसकी यादों के आधार पर घर को वैसा दिखाया जाए जैसा वो बचपन में था। जैसे जैसे वो घर में आगे बढ़ता गया, उसकी और यादें लौटने लगीं और फिर उसने अपने बचपन के रूप को देखा जो लगातार चित्र बना रहा था और जिसने एक विशाल मेटल का स्ट्रक्चर खोज लिया। जॉन को जो तस्वीरें और यादें दिख रही थीं, उनमें एक पुरानी गुफा नजर आई जहां छोटा जॉन अपने कुत्ते के साथ गया था। गुफा के अंदर उसने दीवार पर लगी एक अजीब चीज को छुआ और तुरंत पूरी गुफा कांप उठी। डरा हुआ जॉन वहां से भाग गया। अगली याद में डॉक्टर हॉल्सी उससे मिलने आई। अब जॉन ने हॉल्सी से पूछा कि तुम मेरे बचपन की यादों में क्या कर रही हो, लेकिन हॉल्सी ने बात टाल दी और बोली कि शायद बचपन के सदमे की वजह से उसकी यादें उलझ गई हैं। इसके बाद जॉन ने बताया कि उसे याद आ गया है कि दूसरी वस्तु कहाँ छुपी हुई है। जॉन और हॉल्सी रेगिस्तान की तरफ निकले और उसी पुरानी गुफा में पहुंचे। वहां दीवार में फंसी हुई दूसरी वस्तु मिल गई। उधर सोरेन और क्वान मैड्रिगल पहुंच गए। शहर में हर जगह क्वान के वांटेड पोस्टर्स लगे हुए थे। दोनों उसके पिता की श्रद्धांजलि में गए। वहां क्वान ने अपने पिता के दूसरे सबसे भरोसेमंद साथी से बात की, लेकिन उसे पता चला कि क्रांति लगभग खत्म हो चुकी है। लोग डरे हुए हैं और अब विंचर की मर्जी के हिसाब से चल रहे हैं। ये सुनकर क्वान गुस्से से भर गई। उसने सबको डरपोक कहा, जिससे सिक्योरिटी का ध्यान उसकी तरफ चला गया। क्वान ने फिर सोरेन को मनाया कि वह उसकी मौसी को ढूंढने में मदद करे, क्योंकि उसके पास इतना पैसा हो सकता था कि सोरेन अपना जहाज वापस खरीद सके। बाजार से गुजरते वक्त कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। सोरेन ने तुरंत जवाब दिया और हमलावरों को पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच क्वान की मौसी सामने आ गई, इसलिए क्वान उसके साथ रुक गई और सोरेन अपने जहाज की खबर लेने चला गया। वहां एक व्यापारी ने उसे बताया कि उसका जहाज पहले ही टुकड़ों में तोड़कर बेच दिया गया है। गुस्से में सोरेन उसकी बाइक चुराकर निकल गया। इधर क्वान को पता चला कि उसके पिता ने क्रांति पर सारा पैसा खर्च कर दिया था और अब कुछ भी नहीं बचा। मौसी ने कहा कि उसके पिता एक झूठ के लिए मरे। फिर उसने एक पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले लड़ाई शुरू होने से पहले क्वान के पिता रेगिस्तान में रहने वाले कुछ रहस्यमयी लोगों से मिलने गए थे, जिन्हें लोग मिस्टिक्स कहते थे। जब वो लौट कर आए तब उनका व्यवहार बदल चुका था।
उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि मैड्रिगल को आज़ाद करना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। लेकिन बात पूरी भी नहीं हुई कि वेंचर द्वारा भेजी गई एक हत्यारी वहां पहुंच गई। उसने तुरंत क्वान की मौसी को मार दिया। वो क्वान को भी मारने वाली थी, लेकिन तभी सोरेन वापस आ गया और उस पर गोलियां चलाने लगा। घायल हत्यारी खिड़की से कूदकर भाग गई। सोरेन ने क्वान को वहां से निकाला, लेकिन बाहर सिक्योरिटी ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों बाइक पर बैठे और तेज रफ्तार से रेगिस्तान की तरफ भाग निकले। काफी दूर पहुंचने के बाद बाइक खराब हो गई। सोरेन ने क्वान को बाइक से हथकड़ी लगा दी और कोई और साधन ढूंढने चला गया, लेकिन क्वान ने एक पत्थर से बाइक पर वार किया और खुद को आज़ाद कर लिया। बाद में जब सोरेन एक जीप लेकर लौटा तो उसे बाइक अकेली मिली। अचानक क्वान रेत के नीचे से बाहर निकली, उसके पीछे पहुंची और उसे बेहोश कर दिया। इसी दौरान एक और पुरानी याद सामने आई। जवान हॉल्सी एक स्कूल का दौरा कर रही थी। वहां उसने छोटे जॉन को एक बच्चे की जान बचाते देखा। एक लड़का गिरने वाला था और जॉन ने सिर्फ उसका पैर पकड़कर उसे बचा लिया। हॉल्सी उसकी ताकत देखकर बहुत प्रभावित हुई। यहीं ये भी पता चला कि कैप्टन जेकब पहले हॉल्सी के पति थे और मिरांडा उन दोनों की बेटी थी। प्रेजेंट में मिरांडा उस जगह पहुंची जहां हॉल्सी दूसरी वस्तु को चट्टान से अलग करने की तैयारी कर रही थी। जेकब उसे गुफा तक ले गया। हॉल्सी ने जॉन को चेतावनी दी कि वो इस वस्तु से दूर रहे, क्योंकि ये पहली वाली वस्तु से भी ज्यादा शक्तिशाली है। गुफा से बाहर निकलते वक्त जॉन ने महसूस किया कि काई बदल चुकी है। उसे तुरंत समझ आ गया कि काई ने अपनी भावनाओं को दबाने वाली चिप हटा दी है। काई को इस बात का कोई पछतावा नहीं था, लेकिन जॉन ने कहा कि अब वो लड़ाई के लिए तैयार नहीं है और उसे अलग रहने का आदेश दिया। इसी के साथ कहानी का पहला पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले पार्ट में।